हेलो स्टूडेंट्स। आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 अकाउंटिंग जो है नहीं बताती किसी चीज़ की, लेकिन अकाउंटिंग का जो बेस है वो बताती है कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है और किस तरीके से आपको उनके डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, ये बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और आप लोग जानते हैं जैसा कि नंबर 1 है, तो 1 नंबर में जो है डिस्क्लोज़र की बात होगी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है अगर आपने किन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें फॉलो आपने करनी है ज़रूर से ज़रूर, उनको हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो जो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उसमें हम 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करेंगे। ACG, A फॉर एक्यूरल, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड G फॉर गोइंग कंसेस। तो यानी कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई है, तो हम ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि जो भी अकाउंटिंग आपके सामने है वो ACG से जो है बनी हुई है, यानी कि एक्यूरल प्रिंसिपल के बेस पे बनी हुई है, यानी कि कैश सिस्टम पे नहीं बनी हुई है। दूसरा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंटली जो है फॉलो की गई हैं। और तीसरा बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न एंटिटी है। तो आप इन तीनों पॉइंट के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा अभी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है ए फॉर एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ऐसा सिस्टम है जो कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सभी के एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। यानी कि जो भी आपके अनएक्सपायर्ड इनकम्स या एक्सपेंसेस हैं, या जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, उन इनकम्स को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, इंस्टेड कि आप उनको कैश बेसिस पे शो करें। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशंस हैं वो भी यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूरल की बेसिस से नहीं आता है। डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे जो प्रिंसिपल है वो गोइंग कंसर्न एंटिटी अप्लाई करती है। तो दूसरा जो प्रिंसिपल मैं आपके साथ बात करूँ वो गोइंग कंसर्न ही बात करूँगा। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस को ना तो अभी बंद करने की ज़रूरत है और बिजनेस अभी एक लंबे समय तक चलेगा, यानी कि एक फोरसीएबल जो फ्यूचर है वहाँ तक हमें उस बिज़नेस को बंद करने की कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। यानी कि बिज़नेस एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से तीसरे अकाउंटिंग पीरियड में जाता रहेगा। यानी कि हम बिज़नेस को लिक्विडेट करने की ना तो प्लान कर रहे हैं, ना हमारी कोई इस तरीके की इंटेंशन है और ना ही कोई हमारी मजबूरी है। तो इस बात को मानते हुए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम फिक्स एसेट्स की जो रिकॉग्निशन करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि बिज़नेस एक लंबे पीरियड में चलेगा, और जिसकी वजह से आप फिक्स एसेट्स या डेप्रिसिएशन को भी शो कर पाते हैं। तो जो सेकंड प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो यही बात बोलता है कि बिज़नेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो बिज़नेस को ना तो कर्टेल या बंद करने की ज़रूरत है और ना ही बिज़नेस की जो है ऐसी जो है इंटेंशन है। और तीसरी बात जो मैंने आपके साथ की, हालांकि वो 2 नंबर पे थी, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो बिज़नेस जब आप चला रहे हैं तो उसके अंदर जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ रखी हैं वो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। यानी कि आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करिए, या आप इन्वेंट्री के वैल्यूशंस की बात करिए, या जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं या जो रिटायरमेंट के प्लान्स हैं आपने एम्प्लॉय को दिए उनकी अकाउंटिंग की बात करिए, या अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए, या बाकी जगह जहाँ पर भी आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनको आप कंसिस्टेंट बेसिस पर जो है यूज़ करेंगे। हालांकि अगर यहाँ पर में से किसी भी एक कारण से जो है आपने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की है तो आपको उसको एक स्पेशल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से देना पड़ेगा। अब बात आती है कि कंसिस्टेंसी अगर फॉलो ना करें तो क्या ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी ही के साथ जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करते रहें। तो देखिएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बदल तो सकते हैं, लेकिन केवल 3 ही सर्कमस्टांसिस में। यानी कि या तो लॉ बदल जाए, यानी कि कंपनी लॉ या जो भी एक्ट जो है एप्लीकेबल है उस समय पर, सिक्योरिटीज़ एक्ट या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के रूल्स वगैरह, अगर वहाँ से अगर कोई स्टैट्यूटरी चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपनी अकाउंटिंग को चेंज कर सकते हैं। सेकंड कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं में बदलाव हो गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने या ICAI ने या जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बदल गए हैं। और तीसरा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो भी आप अकाउंट्स बना रहे थे, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे थे वो अब मीनिंगफुल नहीं रहे हैं। तो इस रीजंस की वजह से जो है आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब अकाउंटिंग पॉलिसीज अब फ्रेम करेंगे तो किन चीज़ों का जो है ध्यान रखेंगे। तो आइएगा पहले हम इनको रिवाइज करते हैं जो चीज़ अभी हमने पढ़ी। तो देखिएगा, जो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उनमें 3 एजम्पशंस की मैंने आपके साथ बात करी, गोइंग कंसर्न्स, एक्यूरल और कंसिस्टेंसीज। तो देखिएगा, मैं इसको ACG के नाम से बोल रहा हूँ आपको, तो आपको याद रहेगा एग्जाम के अंदर।
तो देखिएगा, अगर ये बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस आपने फॉलो नहीं करी हैं तो क्या होगा, फॉलोड है तो कोई डिस्क्लोजर की जरूरत है, नहीं फॉलो किए हैं तो आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। गोइंग कंसर्न क्या है, नॉर्मली हम जो इस अकाउंट्स इस प्रिपरेशन में बनाते हैं कि फॉरसेल फ्यूचर में नाइदर देर इज इंटेंशन नोर देर इज ए नीड टू मेटरली कर्टेल the scale of the business operations. Financial statement prepared on the going concern basis recognize among other things that needed to sufficient retention of profit to replace the assets consumed in operation and making adequate provision for settlement of its liabilities. तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप बिजनेस को गोइंग कंसर्न मानेंगे। तो आप कोई प्रोविजंस बनाने हैं तभी पॉसिबल है जब आप गोइंग कंसर्न एंटिटी होंगे। तो अगर आप लिक्विडेशन प्रिंसिपल बना रहे हैं तो आपके पास कोई एसेट्स होगी नहीं, लाइबिलिटीज अभी सेटल करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही होती है। अगर नहीं है कभी भी ऐसी प्रेजेंटेशन तो आपको एक प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी की बात मैंने आपके साथ बोली कि किस केसेस के अंदर जो है आप जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बदल सकते हैं, वो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। तो बाय स्टैट्यूटरी चेंजेस, बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज आप कंसिस्टेंटली बेसिस पर यूज़ करेंगे। एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि देखिएगा, मैंने आपको बोला कि जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड्स हैं उन सब की आपने एडजस्टमेंट करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, द अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या है जी, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and the method of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statement। बड़ा सिंपल सा सवाल आपका एक नंबर में आ सकता है कि क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो कि एंटरप्राइज अप्लाई करता है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। सवाल कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बताइए जहाँ पर कि आप जो है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री में देखिएगा फीफो है, वेटेड एवरेज हो सकता है, कैश फ्लो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है, डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिप्लेशन मेथड है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में हेल्ड टू मैच्योरिटी है, अवेलेबल फॉर सेल है, हालांकि वो भी चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है। तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है कि आप जो इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट है कि आप उसको P&L से एडजस्ट करेंगे या आप उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि उसको कैरिंग अमाउंट पर शो करेंगे, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट को, या फेयर वैल्यू पर शो करते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप फिक्स असेट्स की या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक चीज़ और हो सकती है कि आप जो है असेट्स हैं वो रिवैल्यूशंस करेंगे हर साल, या आप उसको कॉस्ट मेथड से लिखेंगे। तो इस तरीके की जो प्रिंसिपल्स आपको शो करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं इसके फ्रेमवर्क से संबंधित बात मैं आपके साथ करूंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते वक्त क्या चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी कि कौन से गाइडेड प्रिंसिपल्स हैं जिनको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में आपको तरजीह देनी है, जिसकी जगह देनी है। उसमें सबसे पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी लॉसेज हैं तो उनको आप अभी रिकॉर्ड करेंगे, बेशक से वो अनसर्टन है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर कैश आउटफ्लोज जो हैं हमारे होंगे उसमें, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए हमें चाहिए होंगे और आज उसके फैक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो चीज़ें जो है हमारे को आज ही रिकॉर्ड करनी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हमारे ओवर स्टेटेड नहीं होंगे, लॉसेस अंडरस्टेटेड नहीं होंगे, लाइबिलिटीज़ अंडरस्टेटेड नहीं होंगे, असेट्स ओवर स्टेटेड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो विंडो ड्रेसिंग जो अकाउंटिंग में होती है उसकी जो है जगह जो है ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि प्रूडेंस ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो है आप ऐसे नहीं शो करोगे जिससे कि बैलेंस शीट जो है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती हो। जैसे प्रॉफिट्स अगर आपके ओवर स्टेटेड नहीं होंगे, क्योंकि जो भी लाइबिलिटीज़ आपने डिस्चार्ज करनी है उसका आपने प्रोविजन बना लिया होगा, वो लाइबिलिटीज़ में आपने आप ऑटोमेटिकली शो होती नजर आएगी। आपको अगर कोई फ़ायदे आपको होने वाले हैं किसी असेट्स में तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आ गई है, जैसे कि आप देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर PPE के अंदर रिवैल्यूशन मॉडल की बात की गई है, तो असेट्स आपकी जो है रिवैल्यू हो सकती हैं आज की डेट में, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री के अंदर आप ध्यान रखिएगा NRV के ऊपर हम चीज़ें शो करते हैं, तो वो क्या बात करती हैं, वो प्रूडेंस की या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात करती हैं। जो दूसरी बात है वो ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उसको लीगल पैमाने पे मत तोलिए, आप उसको सब्सटेंस के पैमाने पे तोलिए। जैसे कि आप हायर परचेज में असेट्स को खरीद रहे हैं,
अगर हायर परचेज में आप असेट्स को ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उसके ओनर हो जाने हैं, लेकिन आपके पास लीगल टाइटल तभी आएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, इफ़ यू आर ए हायर परचेजर। तो अगर आप हायर परचेजर हो तो लास्ट टाइम पर है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप उसको लास्ट टाइम में रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स का यूज़ तो आप कर चुके होंगे, उसका डेप्रिसिएशन मिस हो जाएगा, उसकी अकाउंटिंग के अंदर जो पेमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो मिस हो जाएंगे। तो इसलिए हायर परचेज की ट्रांजेक्शन आप एट द इंसेप्शन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप उसको ऐसे प्रज्यूम करोगे जैसे कि आपकी असेट्स है, और जो भी उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटीज़ है उसको अज्यूम करोगे कि आज से ही वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो ये जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है ये अब आपको इसी बात की बात करता है कि आप लीगल फॉर्म को तरजीह ना देते हुए आप अकाउंटिंग के सब्सटेंस को तरजीह देंगे। तो लीगल फॉर्म्स के ऊपर जो है उसका सब्सटेंस यानी कि सार तत्व, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बजाय कि उसकी लीगल फॉर्म के। तो जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वास्तविक जीवन में जो है फाइनेंशियल रियलिटी की तरफ जो बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि जो उस ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल सच्चाई है उसको से वो आपको अवगत कराए, ना कि जो है उस लीगल फॉर्म से। अब तीसरा जो प्रिंसिपल आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेम करते वक्त ध्यान रखना है, दैट इज़ ए मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब है कि आप ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा जो मटेरियल आइटम्स है वो इग्नोर नहीं होने चाहिए, और कभी कभी बहुत स्मॉल आइटम्स की वजह से जो मटेरियलिटी है वो खत्म ना हो जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स, the items of the knowledge of which might influence the decision of the user of the financial statement। मटेरियल आइटम्स कौन से हैं? तो मटेरियल आइटम्स वो आइटम्स हैं अगर उनको आप नहीं शो करोगे तो वो इन्वेस्टर्स के या जो पोटेंशियल्स इन्वेस्टर्स हैं उनके या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो डिसीजंस हैं उनको प्रभावित कर सकती है। मटेरियलिटी इज़ नॉट ऑलवेज ए मैटर ऑफ रिलेटिव जीरो, वो जीरो तो कभी नहीं होगी, बट आपको देखना पड़ेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, वो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड कर सकता है। वो यहाँ पर देखना पड़ता है कि उसका जो क्वांटिटिव आस्पेक्ट्स है वो कितना आता है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हैं वो असर नहीं डालती, लेकिन अगर वो कलेक्टिवली बहुत बड़ी हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें भी करके जो है वो बहुत, जैसे मान लीजिएगा 2 रुपये की ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उसको असेट्स तो शो नहीं करेंगे अगर वो एक्सपेंसेस हैं तो, लेकिन कभी कभी 2 रुपये वाली इतनी ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 2 रुपये वाली 50 लाख ट्रांजेक्शन है 2 रुपये वाली, तो वो मटेरियली जो है प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट कर सकती हैं अगर वहाँ पर आप उसको इग्नोर करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आइटम्स मटेरियल नहीं है इंडिविजुअल बेसिस पर, लेकिन वो कलेक्टिवली बेसिस के ऊपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मटेरियल फैक्ट्स को किस तरीके से डील किया जाएगा, ये चीज़ें आपने बतानी है। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या होंगे, किस तरीके से आप उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। कहाँ पर शो होनी चाहिए? सेपरेटली। दूसरी बात है वो पैराग्राफ के अंदर बटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि सारी पॉलिसीज़ एक ही साथ डाल दी जाए। एक मैटर के ऊपर जो पॉलिसी है वो एक जगह और जो दूसरे मैटर के ऊपर पॉलिसी है वो दूसरे जगह पर जो है आपने शो करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जो है मैं आपको साथ एक ही बात बोलूँगा कि इस कि जो भी इलस्ट्रेशंस हैं आप उनको कर लीजिए। हालांकि ये जो सारी भी इलस्ट्रेशंस हैं ये कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से जो हैं रिलेट करती हैं, लेकिन मैंने आपके साथ जो 6 चीज़ें आपके साथ शेयर करी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 चीज़ें क्या थी? 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस और 3 जो है कंसिडरेशन जब आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे। तो देखिएगा इसके साथ ही जो है मैं ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छोटा सा कहीं पर भी 5 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है, और कभी कभी जो है वो आपसे केवल यही पूछेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज हो गई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, या कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और वहाँ पर कोई भी चीज़ मिसिंग होगी कि मान लीजिए उसने लिक्विडेशन प्रिंसिपल से अकाउंटिंग कर दी, तो वो आपसे सवाल यही पूछ रहा होगा कि क्या ऐसा जस्टिफाई है या नहीं है, नहीं है या है, तो वो तो आपने लिखना ही है साथ में। अगर वो कोई कंपनी लिक्विडेशन बेसिस पर काम कर रही है, लिक्विडेशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो उसको क्या डिस्क्लोजर देने होंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि बेसिक अकाउंटिंग एजुकेशन फॉलो नहीं हुई है, तो जो कंपनियां लिक्विडेशन स्टेज में चली जाती हैं उनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो होता क्या है कि वो डिस्क्लोजर्स देते हैं। कोई कंपनी किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर पाती किसी भी लीगल रीजंस की वजह से, और उसको कैश वैल्यू के ऊपर शो हुआ है, तो आप उसका डिस्क्लोजर देंगे कि जी ये चीज़ें ड्यू टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और द लीगल रेगुलेशंस हम उसको कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड जो है वो उस चीज़ की बात करता है। तो अल्टीमेटली उसको आप जो है डिस्क्लोज करेंगे,
क्यों आपने कैश बेसिस पे ये चीज़ें शो की हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा कंसिस्टेंटली कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं यूज़ कर पाए तो आप उसका रीज़न बताएंगे कि क्यों हमने इस बार अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यहाँ पे शो नहीं किया। और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो भी अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट या लॉस पर जो है इस अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज करने की वजह से प्रॉफिट या लॉस में ये बदलाव हो गए हैं, तो उनका जो असर है वो भी बताना चाहिए, जिससे कि जो यूज़र ऑफ अकाउंट्स है वो उस चीज़ को अच्छे से जो है समझ सके। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपके साथ इतनी ही बात करूँगा, इसको आप देखिएगा और इसको आपने लर्न करना है। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ बात की ये सब ICAI मटेरियल से थी, तो ICAI मटेरियल को फॉलो करेंगे तो इन्हीं में से जो मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।